हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। दिस इज़ रिम्पी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपना लाइक देके मोटिवेट कर दीजिएगा ज़रूर। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए 1000 MCQ सीरीज़ स्टार्ट की है टीचिंग एप्टीट्यूड की। एंड जो ये MCQ सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें इस तरीके से क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है कि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए बैठेंगे तो आपके दिमाग में जो आपने सारा का सारा नॉलेज ग्रैब किया है, कलेक्ट किया है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को सही अटैम्प्ट करके आएंगे। आपके सारे क्वेश्चंस जो होंगे नेट के एग्ज़ाम में करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज ये क्वेश्चंस कन्फ्यूजिंग बहुत लगते हैं, इसके जो ऑप्शंस आते हैं कन्फ्यूजिंग आते हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आपके माइंड में दो चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको हर एक क्वेश्चन को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। एंड सेकंड वन इज़, आपको हर एक चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलना है। जिस भी क्वेश्चन, जिस भी सेंटेंस में कोई भी नेगेटिविटी की बात की गई है, आपको वहीं पर ये चीज़ एलिमिनेट कर देनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी दरअसल लाइव क्लास भी ली थी, बट लाइव क्लास में थोड़ा सा, यानी जो मेरी स्क्रीन पर जो चीज़ें पहले आ रही थी क्वेश्चंस, आपके पास वो चीज़ें डिले से, आपके पास वो चीज़ें थोड़ी देरी से आ रही थी, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा, इसलिए मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस डालनी पड़ रही है सीरीज़ की, MCQ सीरीज़ की। ठीक है, MCQ सीरीज़ में आपका सारा का सारा कंप्लीट आपका कंटेंट कवर हो जाएगा जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड पेडागोजी मीन्स। पेडागोजी वर्ड से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स, आपको जस्ट क्या करना है, या तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। पहले वीडियो को आपको अपने आप से ऑनेस्टी रखनी है, आपको वीडियो को पोस्ट करना है, आपको इसका आंसर सोचना है। आप कमेंट में लिखिए, आप अपनी नोटबुक पर लिखिए, एंड देन देखिए कि इसका राइट आंसर क्या है। ओके, सो इसका द वर्ड पेडागोजी मीन्स, आप ऑप्शंस देख ही रहे हैं, टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड एंड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं, देन जब आप वीडियो को रिप्ले करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज आंसर बी, टू लीड द चाइल्ड। इट मीन्स बच्चे को प्रॉपरली लीड करना ही पेडागोजी का मतलब है। अब लीड का मतलब क्या है यहाँ पर? इस लीड का मतलब क्या है, देखिए, बच्चों को डायरेक्ट करना, हर एक चीज़ों के अंदर सही डायरेक्शन प्रोवाइड करना, उनको उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करना, अच्छे से बातचीत करना, उनको मोटिवेट करते रहना। ठीक है, एंड मोटिवेट भी इस तरीके से किया जाए कि वो चीज, क्योंकि गाइस मोटिवेट तभी होते हैं बच्चे जब उन नीड ही जो होती है इंसान की, वे नीड ही उसको मोटिवेट करती है। तो टीचर की ड्यूटी बनती है कि कैसे बच्चे की नीड को समझा जाए और कैसे उसको मोटिवेट किया जाए। तो लीड एक प्रॉपर एक्यूरेट टर्म है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसमें गाइड, एजुकेट, अंडरस्टैंड, सारी की सारी टर्म्स ऑटोमेटिक इंक्लूड हो जाती है। सो टू लीड द चाइल्ड इज़ द राइट आंसर, इट्स द एक्यूरेट आंसर। लीड का मतलब यहाँ पर गाइड करना, उसको एजुकेट करना, बच्चे को समझना, तो एक प्रॉपर टर्म हमारी लीड ही आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ। पेडागोजी किस चीज़ की स्टडी है? एजुकेशन की, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, लर्निंग प्रोसेस की, फिर टीचिंग मेथड्स। सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, गाइडिंग स्टूडेंट्स। पेडागोजी का मतलब भी बच्चों से रिलेट करता है कि बच्चों को किस तरीके से गाइड किया जाए। ये पेडागोजी मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड, लीडिंग ऑफ चाइल्ड। ओके, जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया ही था। तो पेडागोजी का मतलब है कि पेडागोजी में यही चीज़ें पढ़ाई जाती है कि किस तरीक़ों से बच्चे को लीड किया जाए, बच्चे को गाइड किया जाए। ओके, एंड उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती है। ठीक है, कि कैसे कैसे मेथड्स होते हैं बच्चों को पढ़ाने के, क्या लर्निंग प्रोसेस ऑप्ट किया जाए कि जिससे बच्चों को गाइड करने में हेल्प मिले। तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, गाइडिंग स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज द एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। आपको जो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इंडिकेट करता है एक बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को? अब इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स यूज दिस वर्ड्स इंटरचेंजेबली, यानी सभी को ये वर्ड्स सिनोनिम्स लगते हैं कि इन दोनों का मतलब एक है, बट गाइज दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब कैसे, ध्यान से सुनिएगा।
ग्रोथ वो होता है जिसको आप एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, लाइक आपका हाइट, आपका वेट, आप इसको एग्जैक्ट मेज़र कर सकते हैं। आप अपने वेट को वेइंग मशीन के थ्रू मेज़र कर सकते हैं, राइट। आप अपनी हाइट को इंची टेप से मेज़र कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या हो रही है, आपका विकास, आप अपने डेवलपमेंट को एग्जैक्ट मेज़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका जो इंटेलेक्ट है बहुत अच्छा, आपका जो कॉग्निटिव लेवल है बहुत ज़्यादा शार्प है, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने टेस्ट दिया, ठीक है, बट टेस्ट में आपके नंबर कम आ गए, लेकिन वे जो टेस्ट में आपके नंबर कम आते हैं वे आपकी काबिलियत को नहीं दर्शा सकते, बिकॉज नंबर आना और उस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होने में बहुत फ़र्क होता है। बिकॉज गाइस कई बार हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं बट हम उस चीज़ों को पेपर पे लिख नहीं पाते, लेकिन उस वजह से हमारे मार्क्स कम आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप होशियार नहीं हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी ऐसा एग्जैक्ट तरीका नहीं है जिससे कि बच्चे की डेवलपमेंट को मेज़र किया जा सके, माप पा जा सके। आई होप आप समझ पा रहे हैं। आप फिजिकल ग्रोथ को एग्जैक्ट मेज़र कर सकते हैं एंड हम क्वांटिटेटिव चीज़ों को ही मेज़र कर सकते हैं, एग्जैक्ट और एक्यूरेट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को एक्यूरेटली मेज़र हम नहीं कर सकते, एग्जैक्ट टर्म्स में इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ क्वांटिटेटिव, कि क्वांटिटेटिव एक ऐसा ऑप्शन है जिसको हम एक्यूरेट जो बच्चे की ग्रोथ को मेज़र करता है। थोड़ा सा आपको अगर यहाँ पर मैं डिटेल देना चाहूँ क्वेश्चन से रिलेटेड ही, फिजिकल में सिर्फ हमारा सिर्फ एक ही एस्पेक्ट आता है ग्रोथ का, दैट इज़ आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ कैसी हो रही है। लेकिन डेवलपमेंट में एक बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट आती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट आती है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, सारी ही चीज़ें हमारी डेवलपमेंट एस्पेक्ट में आती हैं, ठीक है। ग्रोथ का स्कोप नैरो है, डेवलपमेंट का स्कोप वाइडर है। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं चीज़ें। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। बट लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है एजुकेशन के अंदर, उसको आप क्या कहते हो? IT, ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो राइट आंसर रहेगा, आप एग्जैक्ट IT भी नहीं कह सकते, आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी नहीं कह सकते। ICT इसका जो है एक एक्यूरेट आंसर है। ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन को ही ICT कहा गया है, और ICT ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे लर्निंग प्रोसेस को एनहेंस किया जाता है। बिकॉज गाइज ICT में क्या है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा नेटवर्क टोपोलॉजीज, है ना, कंप्यूटर में आपने 100% पढ़ा होगा। तो गाइज बच्चा अपने घर पर बैठकर दुनिया से कनेक्ट कर सकता है, घर पर बैठे बैठे एक्सपर्ट से पढ़ सकता है, ठीक है। यानी लर्निंग प्रोसेस बच्चे का एनहेंस होता है थ्रू ICT। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि एक टीचर की क्या अहमियत होती है, क्या रोल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मीटअप करने में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको ये टर्म पता होना चाहिए, व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। इवन जो सिबलिंग्स होते हैं वे भी एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका इंटेलेक्चुअल माइंड, ठीक है, सब कुछ अलग होता है बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर एक बच्चा सेम है। तो यही बात आती है क्लास में भी, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं बैठकर, तो हर एक स्टूडेंट टीचर के लिए अलग होता है। हर एक बच्चा के लाइक्स, डिसलाइक्स में कितना होशियार है, कितना चीज़ों को समझ पा रहा है, कितना क्रिएटिव है, ये सारी चीज़ें हर एक बच्चे में अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो टीचर का क्या रोल होता है इन डिफरेंसेस को मीटअप करने में, कि क्लास के अंदर एक यूनिटी बनी रहे, बच्चों में कोऑर्डिनेशन बना रहे, बच्चे चीज़ों को साथ मिलकर समझे। तो यहाँ पर टीचर कैसे अपनी भूमिका निभाता है, रोल निभाता है। अब आप ऑप्शंस देख ही रहे हैं। क्या टीचर को ट्राई करना चाहिए कि बच्चे की एबिलिटीज़ क्या है, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उनका एप्टीट्यूड क्या है। करिकुलम को बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाना चाहिए, या फिर दोनों ही ऑप्शन ठीक है, फिर कोई भी ठीक नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी, बोथ A एंड B। जिसने भी आंसर सी दिया है, कीप इट अप गाइज, वेल डन, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। इसका राइट आंसर है A एंड B। टीचर की ड्यूटी बनती है कि वे हर एक बच्चे के एबिलिटीज़ को समझे, हर एक बच्चे को इंटरेस्ट को समझे, जो करिकुलम है उसको एडजस्ट किया जाए इंडिविजुअल के नीड्स के अकॉर्डिंग। अब करिकुलम क्या है? करिकुलम का मतलब होता है जो सिलेबस से भी इसका जो स्कोप है वाइडर है, यानी सिलेबस एक पार्ट है करिकुलम का। हम करिकुलम को एग्जैक्ट सिलेबस नहीं कह सकते, सिलेबस एक पार्ट है करिकुलम का। सिलेबस में खाली आपका बुकिश तक की चीज़ें सीमित रहती हैं, लेकिन करिकुलम आपका स्कोलेस्टिक प्लस नो स्कोलेस्टिक
दोनों ही तरह की अचीवमेंट रहती है, यानी बच्चे का जो स्कॉलर, जो बच्चे की जो बुक्स है उनका सिलेबस तो रहता ही रहता है, प्लस वे एक्टिविटीज़, ठीक है, उनका ड्राइंग, कंप्यूटर प्रोजेक्टर्स, ये सारी चीज़ें भी उनकी उस करिकुलम के अंदर होती है। यानी करिकुलम एक वाइडर पार्ट है, ठीक है, स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक दोनों ही चीज़ें इसमें पूरी की जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ, कि एक टीचिंग की इफेक्टिवनेस को हम किस चीज़ को मानकर उसको हम टीचिंग की इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं। क्या खाली कोर्स को कंप्लीट कराना मतलब टीचिंग इफेक्टिव है टीचर की? क्या स्टूडेंट्स के जो आउटकम्स है, यानी जो स्टूडेंट ने एक टीचर से सीखा और जो रिजल्ट निकल कर आया, क्या वे एक ऐसा तरीका है जिससे हम टीचिंग की इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं? स्टूडेंट का इंटरेस्ट या फिर टेक्निकल एड्स का यूज़ किस तरीके से किया जा रहा है? सो ये आपको सारे पॉइंट्स कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी, कि अगर बच्चे का लर्निंग आउटकम ही बेस्ट है, एक्सीलेंट है, इसका मतलब टीचर ने टीचिंग इफेक्टिव करी है। बिकॉज अकेला टीचर कुछ नहीं कर सकता, अकेला स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, टीचर और स्टूडेंट मिलकर ही चीज़ों को बेहतर करते हैं, है ना। तो अगर टीचर ने बहुत अच्छे से बच्चों को टीच किया एंड स्टूडेंट का पूरा कोऑपरेशन है, तो बच्चे का जो लर्निंग आउटकम होगा वो भी एक्सीलेंट होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, for a teacher teaching a class with large strength, which of the technique is best? इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, ध्यान से सुनिएगा, कि एक टीचर है, वे बहुत बड़ी क्लास को पढ़ा रही है, उस क्लास की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा, यानी बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी क्लास को पढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट रहेगी? डिबेट्स करना, डिस्कशंस करना, प्रैक्टिकल्स बनवाना, ग्रुप वर्क करना लेक्चर के साथ, लेक्चर्स प्रोवाइड करना, जैसे नॉर्मली टीचर्स लेक्चर्स प्रोवाइड करते ही है, साथ में उनको क्लास नोट्स भी देना, या फिर उनको सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए को खुद पढ़ो भाई और मुझसे क्वेश्चन पूछ लो। तो इन चारों में से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ये इसमें आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर बताइए, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा गाइस दैट इज़ ऑप्शन सी, लेक्चर एंड क्लास नोट्स। अब रीज़न सुनिए, ऐसा क्यों हमने ए बी सी को क्यों नहीं चुना, हमने इन तीनों को क्यों रिजेक्ट कर दिया और सी को ही क्यों हमने टिक किया? बिकॉज अगर बहुत बड़ी क्लास है, 100-200 बच्चे हैं, उनके अंदर डिबेट करना, डिस्कशन करना इम्पॉसिबल है। अगर डिबेट करने लग गए तो कोई सोल्यूशन निकल कर ही नहीं आएगा। ग्रुप वर्क करना, इतनी बड़ी क्लास को ग्रुप्स में बांटना, फिर उनके साथ काम करना, ये भी बहुत टफ है टीचर के लिए। अब सेल्फ स्टडी तो ज़रूरी, सेल्फ स्टडी तो है, बट अगर टीचर गाइडेंस ही नहीं देगा, उनको कुछ सिखाएगा ही नहीं, तो सेल्फ स्टडी भी कैसे होगी? सेल्फ स्टडी भी हम तभी कहते हैं बच्चों को करने के लिए जब टीचर कुछ गाइडेंस दे बच्चों को, है ना। तो डी ऑप्शन भी हमारा एब्सोल्युटली रॉन्ग हो गया। तो सी क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि टीचर इतनी बड़ी जो स्ट्रेंथ की जो क्लास है, यानी 100-200 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी क्लास को सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू ही पढ़ाया जा सकता है और उनको क्लास नोट्स प्रोवाइड कर दिए, जिससे सभी बच्चे मैम के साथ कांटेक्ट में रहे, ठीक है, बच्चों को मटेरियल मिलता रहे, बच्चे चीज़ों को समझते रहे। तो इतनी बड़ी क्लास को टीच करने का जो बेस्ट तरीका है वो सी ऑप्शन है हमारा, लेक्चर एंड क्लास नोट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। अगर बच्चे क्लास में लगातार बोलते जा रहे हैं, इनडिसिप्लिन बिहेवियर है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? कि मैडम ने लेक्चर पॉइंट को अच्छे से समराइज़ नहीं किया, बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन रहेगी टॉपिक को लेकर, इसलिए शोर शराबा हो रहा है, क्लास के अंदर बच्चे बोल रहे हैं। इनडिसिप्लिन बच्चे, यानी बच्चे ही इनडिसिप्लिन हैं, या फिर बोर्डम कॉज, यानी बच्चे बोर हो रहे हैं बिकॉज टीचर बार बार एक चीज़ को रिपीटेडली रिपीट करता जा रहा है। यस, इसका आंसर आपको क्या लगता है? अब इसमें आपको सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट लग रहे हैं। अब मैंने बताया था आपको पॉजिटिविटी देखनी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में चीज़ ही नेगेटिव की गई है, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है पूछा ही नेगेटिविटी को, यानी नेगेटिव चीज़ को लेकर ही पूछा गया है, तो आपको उसके अंदर पॉजिटिविटी कैसे देखनी है? अब चारों ऑप्शन यहाँ पर आपको नेगेटिव दिख रहे हैं, राइट, लेकिन अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अपना आंसर एग्जैक्ट पता लग जाएगा। देखिए, बोर्डम कॉज्ड बाय रेपिटेटिवनेस, कि जब एक टीचर बार बार एक टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है कॉन्टीन्यूसली रिपीट किया जा रहा है, ठीक है, यस, ऐसे जब बाबा चीज़ों को रिपीट करता जाएगा तो बच्चे बोर होने लग जाएंगे, बच्चों का जो ट्यूनिंग है मैम के साथ वे खराब हो जाएगा, बच्चे का माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज आंसर डी। आंसर डी इज़ द राइट ऑप्शन, बोर्डम कॉज्ड बाय रेपिटेटिवनेस। ओके हमारे फ्रेंड्स, बस 2 क्वेश्चन रह गए हैं। देखिए, यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कॉपरेशन बिटवीन देम। आपकी एक क्लास है, आप एज अ टीचर ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान से समझना है चीज़ों को। आपको एक क्लास दी गई है एंड गाइज, एक और की अगर आपको मैं तरीका बताऊं
कि आपको जब कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो आप ये देखो कि मेरी क्लास है भी, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि आपकी क्लास है बॉयज़ और गर्ल्स की, तो आपको एक इमेजिनेशन बनानी है माइंड में कि यस वो क्लास मेरी खुद की है, जिसमें लड़के भी हैं और गर्ल्स भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, दोनों मिलकर पढ़ रहे हैं। तो मैं कौन सा मेथड ऐसा ऑप्ट करूँ कि दोनों के अंदर मैं कोऑपरेशन लेकर आ सकूँ, तो आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा कि आप पेरेंट्स से डिस्कस करो इक्वालिटी को लेकर, बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ बेंच शेयर करो, उनको टास्क दो जिससे वे मिलकर करें उसको, और उनको लेसन्स दो, बस लेसन्स पढ़ा दिए इक्वालिटी को लेकर, इक्वालिटी ये होती है, ऐसे होती है, दैट्स इट। तो आपको इसका कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी, सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। बिकॉज गाइज यहाँ पर हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये चीज़ें पूछी गई है। जो कॉलेज के जो बच्चे होते हैं वे इतने समझदार हो जाते हैं कि पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर पेरेंट्स उनको समझाएंगे, बच्चों को मानना है नहीं मानना है, यानी इतने बड़े बच्चे खुद ही चीज़ों को समझने लग जाते हैं, खुद ही डिसाइड करते हैं हर एक चीज़। तो पेरेंट्स से बात करना यहाँ पर सही सोल्यूशन नहीं है। बॉयज़ गर्ल्स बेंच शेयर करें, इसका मतलब ये तो नहीं कि उनमें कोऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है, उनमें क्या पता वे किसी पॉइंट पर आकर झगड़ा करना स्टार्ट कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन नहीं है। उनको सिर्फ लेसन्स पढ़ाना भी सही नहीं है, तो उनको प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाए, प्रैक्टिकली एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए कि उन गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन हो। तो उनको टीचर को टास्क देना चाहिए कि वे टास्क बॉयज़ और गर्ल्स मिलकर पूरा करें। जैसे जब वे मिलकर काम करेंगे, वे समझेंगे एक दूसरे को, दोनों के अंदर कोऑपरेशन होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। ओके, and the last question is, when was the national adult education program launched? national adult education program कब लॉन्च किया गया? ठीक है, यस बताइए इसका क्या आंसर होगा। जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ओके, सो गाइज अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसी ही MCQ सीरीज़ आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। पहला पार्ट था आज का MCQ सीरीज़ का। जो नेक्स्ट सीरीज़ रहेगी उसमें मैं और क्वेश्चन ऐड करूँगी एंड 1000 MCQs आपके मैं कंप्लीट करा कर ही रहूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 20 डेज़ का चैलेंज है जिसमें मैं आपको 1000 MCQ की सीरीज़ कराऊँगी। 10 हमारे आज हो चुकी हैं। सो टिल देन थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।